गणेशपुरी में 7 साल का विवेक अपनी माता नीलम और पिता हरीश के साथ रहता था। हरीश प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, जबकि नीलम घर संभालती थी। विवेक उनकी इकलौती संतान थी। इकलौती संतान होने के कारण उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उनका एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हृदय गति रुकने से अचानक नीलम की मृत्यु हो गई। विवेक अपनी माँ को बहुत प्यार करता था और उनके जाने के बाद वो उदास और अकेला रहने लगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? वो सारा दिन अपनी माँ की तस्वीर को निहारता रहता। हरीश सारा दिन काम पर रहता, जिस वजह से वो विवेक को ज्यादा समय नहीं दे पाता। एक रोज विवेक पार्क में बैठा हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था कि तभी कुछ लड़कों की नजर उस पर गई, जिनकी उम्र 7 से 18 साल के बीच की थी। उनमें से एक 10 साल का लड़का विवेक से बोला, क्या हुआ रे? इतना उदास क्यों है? ये ले, एक कश इसका ले, तू सारे गम भूल जाएगा। अरे लेना, देखता क्या है? उन लड़कों ने विवेक को अपने साथ बुरी संगत में घसीट लिया। अब विवेक हर रोज घर से स्कूल जाने के लिए तो निकलता, लेकिन वो स्कूल बंक करके अपने उन बिगड़े हुए दोस्तों के साथ सारा दिन आवारागर्दी और नशा करता। विवेक बेटा, ये सब क्या है? स्कूल से तेरी इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तू पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? मुझे स्कूल नहीं जाना पापा, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? हरीश की बातों का विवेक पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसे ही समय बीता। एक रोज हरीश की तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण वो काम से जल्दी घर लौट आया और लौटते हुए उसने विवेक को उसके दोस्तों के साथ नशा करते हुए रास्ते में पकड़ लिया। वो विवेक को पकड़कर गुस्से में घर ले आया और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। नालायक, मैं यहाँ सारा दिन मेहनत करता हूँ ताकि तू अच्छा पढ़ लिख सके, और तू यहाँ ये सब। छी, मैंने और तेरी माँ ने क्या क्या सपने नहीं देखे थे तेरे लिए। 4 साल तक गणपति के सामने संतान के लिए मिन्नतें की हैं, तब जाकर उन्होंने तुझे हमारी झोली में डाला था। हरीश घर में रखी गणपति की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, हे गणपति महाराज, मेरे बेटे को अक्ल बुद्धि दो, उसे इस बुरी संगत से बाहर निकालो प्रभु। कैलाश में बैठे भगवान गणेश हरीश की सारी बातें सुन रहे थे। लगता है अब वक्त आ गया है विवेक को सही रास्ते पर लाने का। इतना कहकर गणेश भगवान धरती लोक पर आकर एक 7 साल के करीब बच्चे का रूप धारण कर लेते हैं और फटे पुराने कपड़े पहनकर विवेक की कक्षा में आकर उसकी बेंच पर बैठ जाते हैं। ये फटीचर कौन है? लगता है नया आया है क्लास में। अरे ओ, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गनू है और मैंने आज ही स्कूल में दाखिला लिया है। तभी क्लास में टीचर आती हैं और पढ़ाने लगती हैं। चलो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकालो। यस मिस। गनू भी अपनी किताब खोल लेता है, लेकिन गनू देखता है कि विवेक पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। छुट्टी होने के बाद वो विवेक के पास जाता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? दोस्त? अच्छा ठीक है। विवेक जेब से गुटखा निकालकर अपने मुंह में डाल लेता है। गनू ये सब देख रहा था। कुछ देर चलने के बाद गनू ने विवेक से पूछा, क्या हुआ दोस्त? मैं देख रहा था क्लास में तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं था। गनू, सच कहूं तो माँ के मरने के बाद मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तुम्हें पता है, जब मेरी माँ थी तो मुझे खुद पढ़ाती थी। हाँ, तो अपनी उसी माँ की खातिर तुम फिर से पढ़ाई में मन लगाओ। जब वो ऊपर से तुम्हें ऐसे देखती होंगी तो क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? और तुम्हारे बाबा, वो सारा दिन धूप में जलकर तुम्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। अरे तुम्हारे पास तो हर सुविधा है दोस्त। एक मुझे देखो, मैं गरीब घर से हूँ, मेरे पास तो स्कूल की फीस तक भरने के पैसे नहीं थे। वो तो भला हो उस प्रिंसिपल का जिसने मुझे मुफ्त में दाखिला दे दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, अब से मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा और देखना, एक दिन तुम क्लास में जरूर फर्स्ट आओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी सारी बुरी संगतें और आदतें छोड़नी होंगी। सच में दोस्त, अगर मेरी माँ मुझे देख रही होगी तो फिर तो मैं अपने माँ बाबा के लिए जरूर मन लगाकर पढ़ूंगा और सब बुरी आदतें भी छोड़ दूंगा। हाँ मेरे दोस्त, और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। विवेक ने अपने बुरे दोस्तों की संगत छोड़ दी और अब वो बस गनू के साथ ही रहने लगा। गनू विवेक की पढ़ाई में खूब मदद करता, साथ ही क्लास में जो भी पढ़ाया जाता उसे भी विवेक मन लगाकर पढ़ता। वो दोनों क्लास में एक ही बेंच पर बैठते। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों साथ में एक पार्क में खेलते और उसके बाद साथ में बैठकर पढ़ाई भी करते। अब विवेक पढ़ाई में खूब अच्छा हो गया।
एक दिन अपना हाथ आगे कर गन्नू। गनू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो विवेक ने अपनी जेब से फ्रेंडशिप बैंड निकालकर गनू के हाथ पर बांध दिया। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इस पर तो मेरा और तुम्हारा नाम भी है। मुझे बहुत पसंद आया। विवेक मेरे दोस्त, अब मैं तुझे फर्स्ट प्राइज लेते हुए देखना चाहता हूँ, लेकिन तुझे ये जल्द करना होगा क्योंकि अब मैं और ज्यादा यहाँ नहीं रुक पाऊंगा। क्या मतलब गन्नू, तू कहीं जा रहा है क्या? गनू ने विवेक के सर पर हाथ रखा और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिन बाद स्कूल में रिजल्ट की घोषणा हुई और विवेक ने पूरी क्लास में फर्स्ट प्राइज हासिल किया। वो प्राइज देख उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस प्राइज का असली हकदार तो मेरा दोस्त गन्नू है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। गन्नू, गन्नू मेरे दोस्त, कहाँ है तू? यहाँ स्टेज पर आजा। कौन गनू विवेक? तुम किसकी बात कर रहे हो? इस नाम का तो कोई स्टूडेंट अपने स्कूल में है ही नहीं। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? वो जो मेरे साथ मेरी बेंच पर बैठता था, गनू, मेरा दोस्त गनू। विवेक ने हर तरफ नजर घुमाई लेकिन वहां गनू नहीं था। वो भागता हुआ उस पार्क में पहुंचा जहां वो खेलते थे, लेकिन वो वहां भी नहीं था। फिर वो उसके बताए हुए घर पर पहुंचा और बाहर से गनू को आवाज देने लगा। गनू, गनू मेरे दोस्त, गनू तू कहाँ है? देख, आज तेरा सपना पूरा हो गया। मुझे फर्स्ट प्राइज मिला है दोस्त। बेटा, किसे ढूंढ रहे हो? यहाँ तो कोई गनू नहीं रहता। ये घर तो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा है। ये सुनकर विवेक हैरान रह जाता है। वो मायूस होकर वो प्राइज लेकर अपने घर जाता है, जहाँ हरीश उसे देखकर बहुत खुश होता है। शाबाश मेरे बेटे, मैं जानता था तू हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। हे गणपति महाराज, आज ये आपकी वजह से ही संभव हो पाया है। हरीश विवेक के साथ गणपति की मूर्ति की तरफ हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद देता है। तभी विवेक की नजर गणपति के हाथ में बंधे हुए उस फ्रेंडशिप बैंड पर जाती है, जो विवेक ने गनू के हाथ पर पहनाया था, जिस पर गनू और विवेक लिखा हुआ था। विवेक सब समझ जाता है। इसका मतलब गनू कोई और नहीं बल्कि गणपति महाराज ही थे, जो स्वयं मेरी मदद करने यहाँ आए थे। तू कहना क्या चाहता है विवेक? विवेक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो हरीश को सारी बात बताता है। मैं जानता था मेरे गणपति जरूर मेरे बच्चे की मदद करेंगे, उसे सही राह पर लाएंगे। आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। अब विवेक और हरीश हमेशा गणपति भगवान की पूजा करते। साथ ही विवेक पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो गया। अब हर साल वो अपने स्कूल में फर्स्ट आता। अब जब भी विवेक को गनू की मदद की जरूरत होती तो वो गनू के भेष में आकर उसकी मदद जरूर करते। गणेश चतुर्थी उत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। हर साल की तरह बप्पा के जन्म दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा था। ढोल नगाड़े भजन कीर्तन के बीच गणेशा के स्वागत की तैयारियां हो रही थी। भगवान गणेश कैलाश पर्वत से सारा नजारा देख रहे थे। वे माँ पार्वती और भगवान शिव से बोले, माताश्री, पिताश्री, पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म दिवस की तैयारियां कितनी धूमधाम से चल रही हैं। धरतीवासी मेरे जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। मेरा मन कह रहा है इस बार मैं आप सबके साथ पृथ्वी लोक पर जाऊं। ये तो बहुत अच्छा विचार है पुत्र गणेश। भगवान गणेश धरती लोक पर जाने के लिए बहुत ही सुंदर हीरे जवाहरात से सजी हुई पोशाक पहन लेते हैं। उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय तीनों गणेश जी के साथ उनका जन्मदिन मनाने पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं। धरती लोक का नजारा देखकर गणेश जी बहुत खुश थे। सब जगह गणपति बप्पा मोरया नाम से गणेश जी के नाम का भजन कीर्तन हो रहा था। उनके जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। तभी एक व्यक्ति की नजर शिव परिवार पर पड़ती है। देवा ओ देवा, वो देखो शिव परिवार की झांकी। ये बालक तो वास्तव में गणेश जी जैसा दिखाई दे रहा है। लगता है इस बालक को मोदक का प्रसाद खाना है। रुको बेटा, मैं अभी पंडाल में से प्रसाद लेकर आती हूँ। देखा माताश्री, पिताश्री, मेरे जन्मदिन पर मेरे स्वागत की कितनी तैयारियां होती हैं। अब हम सब भरपेट मोदक खाएंगे। ये लो बेटा, मोदक खाओ। ये भगवान शंकर आपके लिए, ये माँ पार्वती और ये भगवान कार्तिकेय। सचमुच आप सब सह परिवार सचमुच का शिव परिवार लग रहे हैं। मोदक बहुत ही स्वादिष्ट है माता। इतना कहते ही शिव परिवार वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। महिला चौंक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जो व्यक्ति कुछ देर पहले शिव परिवार को झांकी समझ रहे थे वो दुखी हो गए।
हमने सचमुच के शिव परिवार को पहचाना नहीं। हमसे बड़ी भूल हो गई। भगवान कब किस रूप में आ जाते हैं पता ही नहीं चलता। तुमने सही कहा भाई, भगवान आए और चले गए, हमने उन्हें पहचाना ही नहीं। चलो अंदर पंडाल में चलकर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे क्षमा याचना करते हैं। भगवान गणेश अपने माता पिता और भाई के साथ अपने जन्मदिन की तैयारियां देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी नजर एक टूटी फूटी झोपड़ी पर जाती है जिसमें बहुत अंधेरा और सन्नाटा था। माताश्री, पिताश्री, इस झोपड़ी में अंधेरा क्यों है? क्या यहाँ पर कोई नहीं रहता? पुत्र, ये तो झोपड़ी के समीप जाने पर ही पता चलेगा। गणेश जी सबके साथ झोपड़ी के समीप पहुँचते हैं। झोपड़ी में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें बीमार बूढ़ी माँ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे जो भूख से बिलख रहे थे। झोपड़ी में एक कोने पर छोटी सी भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी जिसके सामने एक दीपक जल रहा था और पत्नी गणेश भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कमला, भगवान गणेश की पूजा करने से क्या होगा? वो हमारी सुनते ही कहाँ है? कितने दिनों से कोई काम नहीं मिला। माँ की दवाई लानी है, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच बहुत लाचार हो गया हूँ। कोई काम देने को राजी ही नहीं होता। मुझे तो लगता है हम गरीबी में ही दिन काट कर इस दुनिया से चले जाएंगे। ऐसा न कहो जी, गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। गणेशा, आपके जन्म दिवस पर मैं आपको बस खिचड़ी ही भोग लगा रही हूँ। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस यही थोड़े से चावल और दाल रखी थी। ये भोग स्वीकार करो प्रभु। भगवान गणेश ये सब देख रहे थे। वो शिव जी और पार्वती जी से बोले, माताश्री, पिताश्री, आज मैं इन सब के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। बहुत उत्तम विचार है पुत्र गणेश। घर में कोई है? गणेश आए हैं, हमारा स्वागत नहीं करोगे? ये तो शिव परिवार की झांकी दिखाई देती है। आज गणेश चतुर्थी का उत्सव है, इन्हें भीतर बुला लेती हूँ। हाँ हाँ, आप सब अंदर आ जाइए। मुझे तो अपना जन्मदिन मनाना है, केक काटना है, पूरी पकवान, मोदक, मिठाइयाँ भी खानी है। इसलिए तो मैं सह परिवार आप सबके साथ अपना जन्मदिन मनाने आया हूँ। पर मेरे घर पर तो खिचड़ी के सिवा खाने को कुछ भी नहीं है और आज आप मेरे घर भगवान रूप में आए हैं। मैं आपकी इच्छा कैसे पूरी करूँगी? हे भगवान गणेश, मेरी मदद कीजिए। अब गणेश को याद किया है तो मुझे कुछ करना ही होगा। खिचड़ी को 5 भागों में बांट दो। कमला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो तो शिव परिवार को एक झांकी का रूप समझ रही थी। कमला ने खिचड़ी को 5 भागों में बांट दिया। भगवान गणेश ने खिचड़ी का पहला भाग बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर केक में बदल दिया। दूसरा भाग मोदक मिष्ठान में बदल गया। तीसरा भाग पूरी पकवान में बदल गया। चौथा भाग सुंदर वस्त्रों में बदल गया और 5वां भाग हीरे, जवाहरात, मोती और आभूषणों में बदल गया। कमला और उसका परिवार ये सब चमत्कार देखकर दंग रह गया। सबने भगवान को अपने समक्ष देखकर हाथ जोड़ लिए। साक्षात शिव परिवार के दर्शन पाकर मेरा और मेरे परिवार का जीवन सफल हो गया प्रभु। हाँ माँ, तुमने सच्चे हृदय से मुझे याद किया था और जो कोई भी गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सच्चे हृदय से मुझे याद करता है तो उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। इतना कहते ही भगवान गणेश अपने माता पिता और कार्तिकेय के साथ अंतर ध्यान हो गए। कमला के घर में गणेश के चरण पड़े तो उसके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उसकी सास की बीमारी दूर हो गई। कमला ने रहने के लिए बड़ा घर भी बनवा लिया। अब उसके पास गणेश जी की कृपा से सब कुछ था। कहते हैं सच्चे हृदय से भगवान को याद करो तो वो दर्शन देने जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है मन में विश्वास का दीपक जलाने की।